नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। महाभारत का एक कार्यक्रम जहां ग्राउंड जीरो पर हम जाकर तमाम पार्टियों के योद्धाओं से मिल रहे हैं जो चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा में चुनाव बेहद दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतने की बात कर रही है, लेकिन एक ऐसी सीट है जिस सीट पे कांग्रेस कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिलने देंगे। क्या वाकई में ऐसा होगा या फिर बीजेपी का प्लान ऐसा है कि रोहतक सीट पर भी कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी है और एक बार फिर से हराया जा सकता है? हमारे साथ महाभारत के इस खास कार्यक्रम में आज खास मेहमान हैं रोहतक से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो एक पहले भी यहाँ से सांसद बने थे। अब क्या वाकई में दीपेंद्र हुड्डा को हरा पाएंगे या फिर बड़ी चुनौती उनको लगती है? जानेंगे उनसे, समझेंगे और देखेंगे रोहतक का प्लान। सबसे पहले बहुत स्वागत आपका अरविंद जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। राम राम, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि रोहतक तो चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी भी आ जाएं, कांग्रेस इस बार नहीं हारेगी। देखिए, ये परसेप्शन तो इन्होंने बना रखा था 2019 से पहले कि भी कोई आ जाए। क्यों? कारण क्या है कि झूठ, अफवाहें, दुष्प्रचार और भय दिखा करके ये चारों चीज़ें जो मैंने बोली है, ये सारा करके इन्होंने 2019 और 2019 से पहले ये माहौल इन्होंने बनाया हुआ था कि कोई भी आ जाए ये उसको चुनाव नहीं जीतने देंगे। ये स्ट्रेटजी इनकी होती थी, लोगों में जाना नहीं और अपनी स्ट्रेटजी बना करके जिस तरह से इन्होंने अपने पॉकेट्स बना रखी थी कि बोगस वोट डलाने की और बोगस वोट के साथ साथ बूथों पर कब्जा करने की जो स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी से ये चुनाव लड़ते थे और उसी स्ट्रेटजी से लोगों में दहशत का माहौल पैदा करते थे। बड़े आरोप लगा रहे हैं आप, बोगस वोट की, दहशत फैलाने की, प्रूफ है? ये बिल्कुल, देखिए आप अभी ताज़ा उदाहरण ले लें। ताज़ा उदाहरण में बेरी के विधायक ने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के साथ साथ उसको व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे डाला है कि अगर दोबारा से काउंटिंग होती 2019 में तो भाई मारकाट हो जाती। उसका मतलब निचोड़ ये है। अब 2019 की काउंटिंग को आप 5 साल बाद चुनाव के दौरान उसको याद कर रहे हैं आप। अब चुनाव के दौरान आपको याद आ रही है, 2024 का चुनाव है तो आपको 2019 की काउंटिंग याद आ रही है। तो 2019 में बीजेपी ने कोई खेल किया था क्या कांग्रेस के साथ? इतनी देर रात तक काउंटिंग चलती रही, बहुत देर कर दिया आपने रिजल्ट डिक्लेयर करने में। ऐसा कुछ नहीं है। कोई गड़बड़ी करके तो अरविंद शर्मा जीते नहीं थे। नहीं, देखो ऐसा है कि बिल्कुल साफ चुनाव हुआ। चुनाव में कहीं भी, पूरे देश की बात करता हूँ, रोहतक की नहीं बात करता हूँ, पूरे देश की मैं बात करता हूँ। इलेक्शन कमीशन और हरियाणा इलेक्शन कमीशन पूरा बहुत फेयरली हमारा इलेक्शन हुआ, बहुत फेयर। द इलेक्शन वाज वेरी फेयर। उसमें कोई किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। ये अपने शोर मचाते फिर रहे हैं और बिल्कुल साफ सुथरा इलेक्शन था। लोगों का मैंडेट इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो निर्णय दिया है, वो स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? हारते ही आप चले गए, जो एक दलित नेत्री का आपने हक छीन लिया और हक छीन करके आप राज्यसभा में चले गए। आपने लोगों का मैंडेट स्वीकार ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप बगैर ताकत के, बगैर पावर के आप रह ही नहीं सकते। आपने ये सिद्ध कर दिया। और अभी भी मैंने कहा था चुनाव से पहले, चुनाव मतलब टिकट मिलने से पहले भी, जब मुझे टिकट भी नहीं मिली तब भी मैंने कहा था कि भाई अगर तेरे में इतना सिद्धांत है, तेरा अगर ऐसा प्रिंसिपल है तो आप राज्यसभा से इस्तीफा दें और आकर के चुनाव लड़ें। अब तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, कोई पूछे तो लड़ रहे हैं ना फिर भी। नहीं, तो कोई पूछे ना इनसे कि अभी एमपी तो है, अब चुनाव किसका लड़ रहा है? एमपी है, एमपी का चुनाव लड़ रहा है। आपके भी तो बहुत से नेता हैं जो विधायक हैं, एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। एक एमपी थे, वो सीएम के लिए उपचुनाव लड़ रहे हैं। अब समझे नहीं हो, मैंने इससे मेरी बात थी, मैंने इसको कहा था
ये सिद्धांत की बात करता है कई दफ़ा, तो मैंने इसको कहा कि भाई आप राज्यसभा छोड़ दें, राज्यसभा छोड़ करके आप आए, चुनाव लड़ें सीधम सीध, तब पता लगे। अभी भी लोगों को गुमराह कर रखा है। चलिए अब तो लड़ रहे हैं आप। अरविंद शर्मा कैसी टक्कर देखते हैं? दीपेंद्र हुड्डा कितना चैलेंज देंगे अरविंद शर्मा को? देखिए, मेरे को तो चैलेंज, मुझे तो जो निर्दलीय लड़ेगा उससे भी मुझे चैलेंज है, वो भी मेरे लिए चुनौती है। जितने भी उम्मीदवार, रोहतक लोकसभा के जितने भी उम्मीदवार होंगे, सभी मेरे लिए चुनौती है, सभी के साथ मेरा मुकाबला है। बाकी 36 बिरादरी, परमपिता परमात्मा और लोगों का आशीर्वाद, वो लोग देखते हैं, लोग फैसला करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि अरविंद शर्मा को बलि का बकरा बना दिया है लोकसभा रोहतक देकर। देखिए, ऐसा नहीं है, बलि का बकरा ऐसा नहीं है। मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी, मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने पूरा विचार करके, पूरा अच्छी तरह से विचार करके मुझे दोबारा से मौका दिया है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं वो कहीं भी उसमें कोई सच्चाई है। हमने 2019 में भी चुनाव लड़ा, जब ये कहते थे हमारा गढ़ है, और लोगों ने दिखाया कि गढ़ भाई जनता का है, गढ़ 36 बिरादरी का है, गढ़ किसी का नहीं होता। 2019 में भी, और अभी भी लोग तैयार बैठे। ये कहते 2019 में माहौल अलग था, पुलवामा जो हमला हुआ और पूरा देश एक जैसी भावना में था, और उसी देशभक्ति की भावना से बीजेपी को वोट दे दिया। एक मातम था पूरे देश में। अब बताइए, अब 2019 का जो माहौल कह रही हैं, 2024 में 2019 से डबल माहौल है। दिख रहा है आपको? डबल माहौल है। क्यों तो है? ग्राउंड पे जाते हैं। क्यों है डबल माहौल? एक मिनट। डबल माहौल इसलिए है कि जो विश्वास किया था लोगों ने प्रधानमंत्री पर, उससे भी बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए हैं 5 सालों में, 2019 से 24 तक। अरे धारा 370 सोच भी नहीं सकते थे। धारा 370 35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर का रास्ता साफ किया, और इसके साथ साथ महिला आरक्षण। ये कोई छोटी चीजें हैं? आप कह रहे हैं माहौल नहीं, जबरदस्त माहौल है। चारों तरफ पूरा देश मोदीमय है, पूरा देश मोदी में है, कमल में है। आप जाते हैं गांव में, बहुत विरोध होता है। कोई विरोध, सुनो मैं कहता हूँ, सुनो कोई विरोध नहीं होता। विरोध जो करने वाले हैं ये गुलाबी गैंग के लोग हैं, ये विपक्ष के ऐसे लोग हैं, ये चंद स्पॉन्सर्ड लोग हैं। अब आप देखें, अब पीछे मैं कलोई हलके में गया, तो कलोई हलके में जो नेत्री थी, महिला नेत्री थी, वो उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा से मिल करके आ रही है। फोटो खींचे, उसके फोटो है, आपको दिखा सकता हूँ, कहूँ तो दिखाना भाई, वो किसके पास थे। और आशा हुड्डा से मिल करके गई है। तो स्पॉन्सर्ड लोग हैं। इसी तरह से बड़ाड़ी में जो विरोध हुआ था, वो सारे के सारे लोगों के, किसी के दीपेंद्र के साथ फोटो है, किसी के आशा हुड्डा के साथ फोटो है, किसी के भूपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो है, रीसेंट फोटो है। देखो, देख लो ना आप, ये दिखाएगा। दीजिए देखो, इसको कैमरे में भी दिखाओ। नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे, जूम करके दिखाएंगे। कैमरे में दिखाओ। तो ये लोग जो है, जो ये महिला है पीली चुन्नी में, दिखाओ, इन्होंने विरोध किया। दिखाओ, उधर दिख रहा है, सामने कैमरा है। और ये देखो ना आप, आपने क्या कहा? गुलाबी है। दूसरा पे फोटो दिखा। हाँ, दूसरा भी देखा, 1 मिनट, इसी का दिखा। तो ये लोग जो हैं, ये लोग किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं। 1 मिनट देख लिया, चलो। हाँ, ये किसानों को भी गुमराह कर। अरे हरियाणा का किसान, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और हरियाणा में नायब सैनी से इतना खुश है, और खुश हो भी क्यों ना। अरे 14 फसलों की जो खरीद है एमएसपी पे हो रही है। 2014 का टाइम देखता है किसान, और 2014 के समय को 2024 से कंपेयर करता है। तो 2014 में क्या था? अब आप बाजरे का देखें, गेहूं का देखें, जीरी का देखें, सरसों का देखें, मोटी मोटी जो हमारे इलाके की फसलें हैं। बाजरे का भाव 2014 में मुश्किल से 500 से 700 रुपये था। आज 2500 रुपये बाजरे का भाव है, 2500 रुपये। क्या बातें कर रहे हैं। जीरी का आप देखें, कहाँ 60-70 हज़ार, कहाँ 1,32,000, 1,30,000। ये मोदी जी ने जो वायदा किया था कि भाई मैं कोशिश करूँगा किसानों की आमदन दुगनी हो, मैं कहता हूँ कई फसलों में तो दुगनी नहीं, 3 गुना से भी ज़्यादा होगी। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में
हरियाणा में मैंने बताया, हरियाणा पहला राज्य है देश का जो 14 फसलों पर एमएसपी पर खरीदारी कह रहे करता है। किसान बहुत खुश हैं, लेकिन हमारे पास भी अलग अलग जगह से तस्वीरें आती हैं बीजेपी के, जहां पर भी कैंडिडेट जाते हैं, ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि आपके जो सहयोगी थे जननायक जनता पार्टी, उनके भी लोग, उनके नेता जब ग्राउंड पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा विरोध और बहुत सारे काले झंडे दिखाए जाते हैं। देखिए, ऐसा इस सबका है, सब प्रायोजित है। ऐसा है, हमारे को ना तो किसी ने काले झंडे दिखाए, ना किसी ने विरोध किया। अपनी बातें अच्छा कुछ कहीं कोई बात अपनी बात रखना चाहते हो। अच्छा एक बात सुनो, हमारे को टिटोली गांव में कहा जी हम आपसे सवाल पूछेंगे। मैं पूछो भाई, लेकिन एक हिम्मत रखना कि हमारे जवाब भी सुनना। बोले जी ठीक है। जो मैं बातें कह रहा हूँ कि जी हमारे को मुआवजे के बारे में बात आई, अरे मैं कहा उस समय को याद करो जो 2-2, 5-5 रुपए के चेक मिलते थे, आज 12-12, 15-15 हज़ार रुपये मुआवजा आता है। कहीं बारिश हो जाए कि ओलावृष्टि हो जाए कि आंधी तूफान, जो भी नेचुरल क्लाइमेटिज़ है, उनका जो मुआवजा मिलता है, आज उस मुआवजे के कंपैरिजन करें तो कितना गुना हो गया। तो उस ये छोटे छोटे सवाल थे, उसके जो जवाब दिए एमएसपी पे बात कर रहे थे। मैंने कहा आपको इस बात का पता है 14 फसलों पर हरियाणा एमएसपी पे खरीद करता है। तो उन बातों के बाद वो संतुष्ट हुए। एक ये भी सवाल पूछा था उन्होंने कि 5 साल आप कहाँ थे? एक मिनट सुन तो, मैंने भी सवाल पूछे उनसे कि मेरे सवालों का भी जवाब दे दो भाई। क्या कांग्रेस कभी जिंदगी में धारा 370 हटा सकती थी? क्या कांग्रेस कभी जिंदगी में राम मंदिर का रास्ता साफ कर सकती थी? क्या कांग्रेस कभी जिंदगी में महिला आरक्षण लेके आ सकती थी? और क्या एक और सबसे बड़ी बात जो हमारे संकल्प पत्र में आई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, क्या कांग्रेस कभी सोच सकती है इन बातों को? कांग्रेस अगर सोचती है, जहां उसकी सरकार है, कर्नाटक में उसकी सरकार है, ओबीसी आरक्षण में 4% मुसलमानों को घुसा दिया, उनके हक को छीन लिया। ये कांग्रेस की फितरत है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, घोटाले, 2014 से पहले देखो किस तरह से घोटाले हुए हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। घोटाले तो अभी आपकी गठबंधन सरकार पे भी बहुत से घोटालों के आरोप लगते हैं और कोई भी ये कहने को तैयार नहीं होता है कि हाँ जांच करवाई जाएगी, एक्शन लिया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। वो पार्टी का काम है। ऐसा है, कोई भी बात संज्ञान में जब आती है, मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री के, कोई भी बात संज्ञान में आती है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। आप देखें केंद्र सरकार में, आप देखें कितनी ईमानदारी से इन 10 सालों में कितनी ईमानदारी से काम हुआ है। और वो जो घोटालों का, भ्रष्टाचार का जो पैसा था वो विकास के कामों में यूज हो रहा है। तो शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, बहुत से घोटालों के आरोप हरियाणा में भी लगे, ये घोटाले नहीं है? देखिए सुनो, या हुए क्या ना, जब भी जो बातें आती है उस पर जरूर जांच होती है। मैं बात कर रहा हूँ कि जरूर जांच होती है। अब केंद्र, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, आप सुने, लोगों तक पहुँचे। वो रेल का बजट 2014 तक, रेल का बजट मुझे जहाँ तक ध्यान है 30,000 करोड़ रुपए के करीब लगभग रेल का बजट हुआ करता था। आज रेल का बजट, कैन यू इमेजिन, 2.5 लाख करोड़ रुपए रेल का बजट है। 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप हाईवेज देखो, आप हाईवेज देखो, उनकी किस तरह से उन्नति कर रहे हैं, किस तरह से स्पीड बढ़ाई है। आप एयरपोर्ट्स देखो, आप एम्स के उसमें देखो, किसी भी फील्ड में जाएं कि उनके कंपैरिजन में 10 साल में उनसे डबल काम किया। 60 साल के उपलक्ष्य उसमें कंपैरिजन में 10 साल में कितना काम किया। आप कामों की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा 5 साल कहाँ थे, सांसद बनने के बाद ग्राउंड पे आए ही नहीं, कभी लोगों के पास गए ही नहीं। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं, लोग तो नहीं कहते, वो कहते हैं, वो अपने काम भी गिनवाते हैं। हमने ये काम किए, उन्होंने क्या किया। अरे भाई तुम इतने बढ़िया काम करते, तुम इतने शानदार काम करने वाले थे तो 2014 तक तो रहे ना। वो 2014 तक 10 साल में कहते हैं हमने बहुत बढ़िया काम किए। अरे जब इतने बढ़िया काम करने वाले थे तो 2014 में विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की 15 सीटें रहेगी, 15। इतने बढ़िया काम करने वाले थे तो दे देते, लोग 70 सीटें कर देते। तो
तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने समझा कि इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार परिवारवाद के कुछ नहीं किया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। तो अब फिर उनकी ये भी तो सुनो, पूछते हैं फिर उन्हीं कामों 2019 में की आपकी सीटें बढ़ जाती है अगर 14 में आपने नहीं, इतना एक मिनट, अच्छा फिर काम उन्हीं किया। काम नहीं, फिर उन्हीं कामों की गिनती कर रहे हैं। अरे जो 2014 में रिजेक्ट कर दिया उन कामों को, उन्हीं कामों को उठाए फिर रहे हैं कि भाई हमने काम किए 2014 में रिजेक्ट कर दिया, 2019 में रिजेक्ट कर दिया। तो आपको अब भी उन्हीं तो चीजों को रिजेक्ट किया उठा, था जनता ने, कौन सा आपको क्लियर मैंडेट दे दिया? किसको? वोटर्स ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को भी क्लियर मैंडेट थोड़ी दिया। देखो ऐसा नहीं, देखो आपकी सीटें तो कम रह गई, भारतीय आपको जनता पार्टी बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा, वोट परसेंटेज बढ़ा और कोई कम सीटें नहीं आई, वोट परसेंटेज बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई अपने अपने एक जैसे लोगों के साथ मिलकर के, जो भी है, और 5 साल सरकार चल रही है, आप देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में बड़े ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सेवा ही संगठन, सारे मिलकर के इस मंत्रों पर काम करता है और कामयाबी मिलती इतने है। तमाम मंत्रों पे आपने काम किया, 75 का टारगेट दिया, सीटें रह गई 40। 75 का टारगेट दिया था 2019 में, आपने कहा था अब की बार 75 पार, सीटें आई 40। तो अब की बार आएगी? अभी कह रहे हैं अब की बार 10 के 10 हम जीतेंगे, क्या लगता है? दावा अब की- 10 का कर रहे हैं, सुनो, ग्राउंड पे क्या होगा? अब की बार 75 का, अब की बार नारा आप देखना, हम्म, अब की बार 75 पार का देखना, नंबर 1। और 10, मैं कभी घमंड की बात नहीं करता, जनता के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से मोदी जी ने जैसे काम किए हैं, अंत उद आखिरी छोर, 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड, छोटी बात है, उनको ये काम ही नहीं मानते। 12 करोड़ लोगों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, उनको ये काम नहीं मानते। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ, उनको ये काम नहीं मानते। और हरियाणा सरकार ने आयुष्मान कार्ड के साथ साथ चिरायु कार्ड, जिसकी 1,80,000 से आमदन ज़्यादा है, मात्र 1,500 रुपये दे करके उसका भी कार्ड बनता है। और सरकार ने अभी किया है 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनेगा, जब तक वो चलेंगे। तो जब तक चलेगा मतलब जब तक परमात्मा उनको उनकी उम्र देगा, चाहे 100 साल के हों चाहे 125 साल के हों। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनको तो काम मानते ही नहीं। तो मैं इन कामों के जरिए से मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से देश में और विदेशों में मोदी जी ने देश का नाम मजबूती से रोशन किया है, बढ़ाया है, मैं इन सब बातों को लेकर के कह सकता हूँ कि 10 की 10 सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगी। तो मनोहर लाल जी और अरविंद शर्मा जी के रिश्तों की खटास दूर हो गई अब? देखिए, परिवार है, परिवार में बड़ा भाई छोटा भाई 100 बातें होती है परिवार में। परिवार में कई बार बातें ऐसी आ जाती है, लेकिन परिवार की बातें मिल बैठ करके, आप भी देखे होंगे हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से परिवार की बातें हैं, सारे करके मिल बैठ करके बातें सुलझा ली जाती है, इसमें कोई खास बात तो सुलझा ली मनोहर लाल जी से, कोई खास बात है ही नहीं ना, कोई खास बात नहीं। आप कह रहे हैं कोई खास बात नहीं है। मनोहर लाल जी आए, बयान उनका एक सुन रही थी मैं, मनोहर लाल जी का एक स्टेटमेंट सुन रही थी मैं जब आपके कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे थे, और साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि अरविंद शर्मा हमारे शेर हैं। पिछली बार जितनी वोटों से जीते थे, इस बार उसके 10 गुना अंतर हो जाएगा, मार्जिन जीत का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो तो एक बार सुनो, मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के सभी संगठन में काम किया है, हर जगह उन्होंने काम किया, उनका अपना तजुर्बा है। जब मनोहर लाल जी ये बात कह रहे हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, एक्स मुख्यमंत्री जी, और अब करनाल से जो कैंडिडेट हैं, वो इस बात को ठोक करके और कलोई जैसी जगह में, कलोई जैसे जसैया गांव में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस रैली को देख करके, जो कलोई गढ़ी सांपला कलोई की जो रैली हुई, उससे गदगद होकर के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमारा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा शेर है। तो उनके दिल की भावना है, वो गदगद होकर के इस बात को, भावना को दे रहे थे, अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे कि भाई हमारा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा शेर है। और फिर से लोगों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, क्यों कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। सेवा भाव हमारे दिल और दिमाग में, पूरे परिवार में,
और उसी बस पर भरोसा करके कि भी 36 बिरादरी आशीर्वाद देगी और रोहतक की लोकसभा की सीट फिर से निकली। आप कह रहे हैं जाति की राजनीति कभी की नहीं, लेकिन बीजेपी पर ही ये आरोप लगते हैं जाट गैर जाट की राजनीति आप लोग करते हैं, और अभी ओबीसी को लेकर लगातार पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ओबीसी वर्ग को कैसे रिझाया जाए। अभी जो सीएम की कुर्सी बदली गई, नायब सिंह सैनी साहब को सीएम बनाया गया, ये भी आपने इसी टारगेट से बनाया है। आपको नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज की झोली में भी कुछ आना चाहिए? देखिए, ये फैसला तो करता है हाईकमांड, शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करता है किसको क्या बनाना है। लेकिन इस संभावना के स्वरूप नहीं कि भाई हम इसका बेनिफिट ऐसे लेंगे पॉलिटिकल, नो। ये आप देखें, मोदी जी के नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला किया, जिस तरह से व्यवस्थाओं में परिवर्तन, हरियाणा में, केंद्र सरकार का तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखा आपने, विकास के रास्ते कैसे खुले हैं। और हरियाणा में व्यवस्थाओं का परिवर्तन मनोहर लाल खट्टर जी ने, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ, सब लोग उसकी तारीफ भी करते कि जिस तरह से हरियाणा में चलन था, नौकरियों में जो चलन था, हरियाणा सबसे ज़्यादा देश में बदनाम था नौकरियों के चक्कर में कि भ्रष्टाचार, खर्ची और पर्ची के सिस्टम में। वो अगर उस चलन को अगर बंद किया तो मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। पारदर्शिता, नौकरियों में कोई खर्ची पर्ची नहीं। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी शहर के वार्ड में चले जाओ, कई गांव तो ऐसे हैं 100 से भी ऊपर नौकरियां लगी, ईमानदारी से, कोई सिफारिश नहीं। तो इसका फायदा ग्राउंड पे हो रहा है आप आम लोगों की। तो आप ये देखिए, सारे व्यवस्थाओं की चीज़ें और सारा शीर्ष नेतृत्व देखता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का, और भाई हमारे अमित शाह जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, कि उन्होंने नायब सैनी के रूप में हमारे को मुख्यमंत्री दिया, जो दिन रात काम करके लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा। तो ब्राह्मण समाज की झोली में कुछ आना चाहिए या नहीं? ब्राह्मण समाज की झोली में कुछ आना चाहिए या नहीं? ब्राह्मण समाज, देखो, ब्राह्मण समाज की झोली में 2 सीटें आ रही, सोनीपत की सीट और रोहतक की सीट। और ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण समाज जुड़ करके, मोदी जी के साथ जुड़ करके, कमल के फूल के साथ जुड़ के पूरे हरियाणा में काम कर रहा है। पूरे हरियाणा में ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद स्वरूप ही काम कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि 10 की 10 सीटें हरियाणा में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी। तो क्या अरविंद शर्मा ग्राउंड पे जाके अपने कामों के बारे में भी कुछ बताएंगे? क्योंकि अगर हम हुड्डा परिवार की बात करें तो साफ तौर पे आरोप लगता है कि तमाम जो विकास कार्य थे वो रोहतक तक ही सीमित थे और वहीं पर ही अपनी सरकार के कार्यकाल के वक्त भी काम कराया। अरविंद शर्मा का रिपोर्ट कार्ड क्या है? हमने 5 सालों में नंबर 1 तो जिस तरह से कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे के पैरेलल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर 5,600 करोड़ की लागत से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बन रहा है, जो शुरुआत होगी है मानेसर से। आप जा करके उसको चेक भी करें। बहादुरगढ़ से आसोदा मेट्रो, रोहतक से महम वाया महम हांसी रेल लाइन। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल पैसा भी इसी हमारी सरकार के दौरान में हुआ, जमीन अधिग्रहण भी हमारी सरकार के दौरान में हुई, डीपीआर भी हमारी सरकार के दौरान हुआ, काम भी हमारी सरकार के दौरान शुरू हुआ और ख़त्म भी हमारी सरकार के दौरान हुआ। 900 करोड़ की, लगभग 900 करोड़ की लागत से ये काम पूरा हुआ है। और ये गुमराह कर करके इसको अपने खाते में लेना चाहते हैं, वो एक बहुत छोटी बात। ये भी काम अभी हमने उसका उद्घाटन किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये काम भी, आप एक छोटी सी बात देखो, आप काम की जहाँ तक बात करें, ये लोगों को छूने वाली बात है। अरे आप 33 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, अब गढ़ी कलोई सांपला से आप विधायक हैं भूपेंद्र हुड्डा जी। कभी आपको ये नहीं लगा कि जो सांपले वाला, सांपला से बेरी रोड पर जो ये चौक है, चौराया है, उस पर कितनी कैजुअलिटी होती है? आपके कभी दिमाग पर जू नहीं रहेंगी? कभी लोगों ने आपको बताया नहीं
कि कितनी कैजुअलिटीज हुई, आप हिसाब निकाल करके देखो वहाँ पर कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी डेथ हुई है। उसका आज तक कहीं आपने आवाज़ उठाई, आज तक कहीं आपने चिट्ठी लिखी? और वो आज वो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मोदी जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में वो काम चल रहा है, पूरा हो रहा है। कोई छोटा काम नहीं। 152D कोई छोटी चीज़ है। रोहतक से हम जाते थे 6 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचते थे, आज हम रोहतक से अब चलें 2.5 घंटे में, 2.5-3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, 3 घंटे तक। ये कोई छोटे काम है? तो ये तो इस पे भी आरोप लगाते हैं। नहीं, अरे भाई, झज्जर से फर्रुखनगर हमने बात रखी थी कि झज्जर से फर्रुखनगर मतलब झज्जर से दिल्ली रेल लाइन से जोड़ने की। अभी झज्जर से रेवाड़ी, रेवाड़ी से रोहतक, झज्जर से रेवाड़ी और रोहतक की है ये लाइन, हमने दिल्ली के लिए जोड़े। 1225 करोड़ रुपया मंजूर हो के सर्वे हो गया, DPR रिपोर्ट बन रही। ये काम नहीं। अरे विकास का पहिया चलता रहता है। कोई काम थोड़ा समय लेता है, कोई ज़्यादा समय लेता है, कोई और ज़्यादा समय लेता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वही काम हो रहे हैं। आप 152D की बात कर रहे हैं, KMP की आपने बात करी, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप तो मैं KMP की नहीं कह रहा हूँ, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। नहीं, रेल कॉरिडोर की बात करी मैं, रोड कनेक्टिविटी के तौर पे फिलहाल मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये काम हमने किए। वो कह रहे हैं कि आप तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके टेंडर देते हैं और वो टैक्स वसूलते हैं। और आपका क्या किया? हम करते हैं ऐसा काम? वो तो ये करते थे, कुछ कौन से कॉन्ट्रैक्टर से वसूला? ये गलत आपकी स्टेटमेंट है। वो तो ये कांग्रेस वाले करते थे। कांग्रेस ने आप कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे जो था, कुंडली मानेसर पलवल वाला, नहीं, मेरी स्टेटमेंट नहीं, कांग्रेस नेताओं की स्टेटमेंट है। गलत है ये, झूठ बोलते हैं, अफवाह फैला, दुष्प्रचार करते हैं। इनकी स्टेटमेंटों में कोई दम नहीं होता, इनकी कोई स्टेट में दम नहीं, झूठे हैं ये। आप देखो, अब ये बातें करते हैं। अरे कुंडली मानेसर पलवल वाला जो रोड आपने शुरू किया, रुक गया, देख लो, उसका रिकॉर्ड निकाल लो। रुक गया, क्यों रुक गया? कि ठेकेदार को इतना तंग कर दिया, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर था उससे इतने पैसे मांग लिए, ले लिए, वो छोड़ के भाग गया। किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, खट्टर साहब ने पूरा कराया। ये तो हम तो उदाहरण देते हैं, ये एक भाई उदाहरण बताते किस कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती है। अगर ये काम करे तो उसकी क्वालिटी खत्म हो जाए। जो इन्होंने जो काम किए हुए हैं उसकी क्वालिटी देखो। वो सारे जितने रोड पोर्ट टूटे वो सब इनके काम वक्त के हैं। जो पानियों में, घरों में, जो पीने के सीवरों में और जो पब्लिक हेल्थ की लाइनों में जो दिक्कत आ रही है, सारे इनके काम किए हुए हैं। तो कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। अब गड्ढे सारे भारतीय जनता पार्टी 10 साल से गड्ढे कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं, कोई आसान काम है क्या? कर रहे हैं हम उनको, गड्ढों को, इन्हीं के गड्ढों भर रहे हैं। अभी इनके गड्ढे भरने के लिए कितना समय और चाहिए होगा? भर दिए, अब पूरे भर दिए। अब देखो दराटा उठ रहा, काम होगा, क्यों चिंता करते? आप लोग इन पे आरोप लगाते हैं कि इनकी पार्टी में गुटबाजी बहुत है, एक दूसरे को नेता खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। मैं क्यों आरोप लगाऊं? तो अपने आप सरेआम दिखने लग रहा है इनकी गुटबाजी। और ये अब इन चीज़ों में मुझे मत उलझाओ, इनका अपना पार्टी का इंटरनल मामला है। और ये तो सड़क पे दिख रहा है इनकी क्या गुटबाजी है क्या नहीं। ये तो ये लोग भी कहते हैं कि सुनो, आपकी पार्टी की परिवारवाद की आप सामने नहीं आते, लेकिन आपकी पार्टी के लोग भीतर से गुटबाजी का इफेक्ट देंगे इस बार, और रोहतक से आप ही के लोग जो हैं आपको हराने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जी जान से मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और कमल का फूल खिलाने के लिए जी जान से लगा हुआ है। और पार्टी कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, जनता पर भरोसा है, छत्तीस बिरादरी पर भरोसा है कि फिर से 2024 में कमल का फूल खिलेगा। कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं हम 7 सीटें जीतेंगे लोकसभा की। कांग्रेस पिछली बार भी कह रही थी कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे लोकसभा में। तो पिछली बार का आपने देख लिया, अब भी कहते फिर रहे हैं कि हम 10 की 10 जीतेंगे। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ झूठे लोग हैं, उनकी बातों पर भरोसा मत करो। आप जीत के लिए आश्वस्त हैं। जनता ने भी भरोसा करना छोड़ दिया है, पकड़ाई में आगे। और मैं कहता हूं कि लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी ने जो काम किए हैं, हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों के बेस पर मैं कह रहा हूं कि 10 की 10 सीटें हरियाणा में कमल का फूल खिलेगा।
और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए अरविंद जी। तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, अरविंद शर्मा जी ने साफ तौर पे ये कह दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, या बीजेपी की राहें इस बार लोकसभा चुनावों में कुछ मुश्किलों भरी हैं, कुछ चुनौतियां हैं जिसको बीजेपी के तमाम नेता कैमरे के सामने तो स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं। बहरहाल, आपका क्या निर्णय है, आप क्या फैसला लेंगे और आप किसके पक्ष में जाएंगे इस बार चुनावों में, ये आपके ऊपर है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे जाकर तमाम नेताओं से आपके सवाल पूछें और आपको पल पल का चुनावों का हाल बताएं। फिलहाल मेरे साथ महाभारत के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।